Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today we will discuss the important news in Indian Express newspaper. तो सबसे पहले अगर हम पहला फर्स्ट पेज पर आएँ तो फर्स्ट पेज पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ नहीं है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखेंगे ये जम्मू कश्मीर में अभी जो आपको काउंटर टेररिज्म से जो डील कर रहे हैं हमारे सोल्जर्स, उसके बारे में दिया गया। तो ये है आपको मतलब जो अभी जानते हैं कि अभी सब जगह मतलब बारिश की वजह से कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं जैसे वायनाड में आपने देखा लैंडस्लाइड्स हो रहा है, तो उसके बारे में दिया गया। तो ये फर्स्ट पेज है, इस पर कुछ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये ऐड का है सेकेंड पेज, इसमें कि आपको ऐड दिया गया हुआ। और फिर जो थर्ड पेज देखे तो जो सिटी के बारे में दिया हुआ, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर आपको जो फोर्थ पेज है वो भी ऐड दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। फिफ्थ पेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सिक्स पेज की हम लोग बात करें तो सिक्स पेज में अगर देखेंगे पेज नंबर 6 में, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर एक आपको जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जो हिस्ट्री का अगर एक न्यूज़ देखें तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में, तो उसके लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर देखें तो इसमें एक न्यूज़ बताएगा, सूफी सेंट 2 मॉस्क्स फ्रॉम 2 पीरियड्स, स्टोरी बिहाइंड मुरादाबाद की पहाड़ी। तो ये मुरादाबाद की पहाड़ी वो मुरादाबाद नहीं है जो आपको यूपी, ये मुरादाबाद आपको दिल्ली में है। ये मुरादाबाद की जो पहाड़ी की अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये जो मुरादाबाद की आपको पहाड़ी है ये दिल्ली में है। यहाँ पे एक मतलब मॉन्यूमेंट्स है, वो मतलब अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो वो 14th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट्स है, जो कि संत सैयद मुराद अली का मॉन्यूमेंट्स है। मतलब वो टॉम बनाया गया, तो वहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया, उसमें मतलब लोग रिलीजियस बोल सकते हैं मस्जिद है, तो रिलीजियस कल्चर आपको वहाँ कल्चर होता है, या मतलब बहुत सारे मतलब लोग वहाँ जाते हैं आपको दर्शन के लिए। तो ये एक मतलब एक, तो ये मतलब क्या होता है, कुछ कुछ अगर आप देखेंगे मॉन्यूमेंट्स तो वो आपको मतलब न्यूज़ में नहीं रहते हैं, वो मतलब कि आपको हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं मतलब आपको मेंशन किया रहता है। लेकिन अगर आप यह सब देखेंगे कुछ कुछ जो हिस्टोरियंस हैं या न्यूज़ वाले हैं, तो वो सब आपको मॉन्यूमेंट्स का जो कि छिपा हुआ मॉन्यूमेंट्स है, जो कि अभी तक मतलब बहुत आदमी को पता नहीं, वो एक लोकलाइज्ड लेवल पर आदमी मतलब पता होता है, तो इसलिए वो न्यूज़ आपको कवर यहाँ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ मुरादाबाद की पहाड़ी की बात करें, तो अगर इसके बारे में देखें मुरादाबाद की पहाड़ी, तो यहाँ हम जूम कर लेते हैं। तो अगर मुरादाबाद की पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुरादाबाद की पहाड़ी में, तो यहाँ पर अगर देखें तो दिस मुरादाबाद की पहाड़ी, दिस मुरादाबाद की पहाड़ी नेम्ड आफ्टर 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में जो जो संत थे उनका नाम था सैयद मुराद अली, उन्हीं के नाम से ये मुरादाबाद की पहाड़ी का जो टॉम है, जो मॉस्क का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। नॉट मच इज, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी इसके बारे में नहीं है। नॉट मच इज नोन अबाउट द साइट। द टू स्ट्रक्चर्स हाउएवर आर यूनिक as the date back to different periods of history, the तुगलकाबाद एंड द लोधी डायनेस्टी। तो बोला जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 पीरियड में आपको बनाया गया। तो कुछ स्ट्रक्चर आपको लोधी पीरियड में बनाया गया, जो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। और कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में, कुछ तुगलक डायनेस्टी के समय यह बिल्ट किया गया, निर्माण किया गया। तो अगर हम लोग देखें इसमें आगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आप ये मॉस्क का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यही एक मॉस्क बना हुआ है, जो कि मतलब यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, ये जो ऊपर जो गुंबद आपको बनाया गया है। तो ये जानते हैं कि जो ऊपर में जो ये गुंबद का स्ट्रक्चर बना था टॉम, ये गुंबद का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको लोधी पीरियड में फेमस हुआ था। ये जो आप लोटस का स्ट्रक्चर है, गुंबद का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये आपको लोधी पीरियड, इसलिए बोला जाता है कि जो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको तुगलक पीरियड में बनाए गए, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको लोधी पीरियड में बनाए गए। तो ये आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो बताया गया कि दिस एरिया वाज नेम्ड आफ्टर मुरादाबाद की पहाड़ी, आफ्टर सैयद मुराद अली बाबा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सिटी ऑफ मुरादाबाद विच इज़ नेम्ड आफ्टर प्रिंस मुराद बख्श। जो सिटी आपको मुरादाबाद यूपी में, वो मतलब मुराद बख्श जो मतलब बेटा था आपको किसका, शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ का बेटा के मतलब नाम पर वो शहर बनाया गया। कि इसका शहर क्या नाम है शाहजहाँ का बेटा का, अगर देखें तो मुराद बख्श। लेकिन ये जो मतलब मॉस्क बना हुआ है ये मुरादाबाद की पहाड़ी, ये आपको मुराद अली के नाम पर बना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, या वो पूछा जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि ये मतलब इसका जो टॉम, हिज टॉम इज ओल्ड एंड सर्वाइव्स इट्स
ruinous original state but his grave seems to have been renovated। तो जो डेथ हुआ गया बताया 772 हिजरी, और मतलब ये आपको इस्लामिक कैलेंडर होता है हिजरी, और 1331 AD आपको मतलब बताया गया इतना में, मतलब 12th सेंचुरी में आपको मतलब देहांत हुआ, डेथ हुआ था। उसके बाद ये टॉम्ब आपको मॉस्क बनाया गया। तो ये लोधी डायनेस्टी बोल सकते हैं, लोटस कलश है वो लोधी डायनेस्टी में आपको डोम्स के रूप में आया था निकल के। तो ये यहाँ पर इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुरादाबाद। यहाँ देखें कि 14th सेंचुरी में सूफी संत सैयद मोहम्मद अली शाह फॉरेस्ट अवार्ड 1331 में उन्होंने पास किया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और हम लोग नेक्स्ट पेज पर आए तो एक मतलब आपको न्यूज़ दिया गया जो मतलब पेज नंबर अगर 7 की बात करें गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो उसमें देखिए एक न्यूज़ दिया हुआ है आपको, जो गवर्नमेंट जो अभी करंट गवर्नमेंट जो आपको पावर में है, तो जो गवर्नमेंट का आपको 100 डेज प्लान था उसमें आपको अमृत मिशन का चर्चा किया गया, जो अमृत मिशन पर फोकस करे। तो अमृत मिशन क्या है आपको, तो अमृत मिशन जानते हैं एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आपको स्कीम है, जिसमें कि क्या है कि आपको 50% या 60-70% जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है उसे मतलब एग्जीक्यूट करता है, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करता है अमृत मिशन। तो अमृत मिशन तो वो आपको मतलब जो शुरू हुआ था वो आपको मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट या एनडी गवर्नमेंट जब पावर में आई 2014 में, तो उस समय वो शुरू हुआ था। लेकिन अभी अमृत 1.0 हुआ, फिर अभी जो चल रहा है मतलब 20 से जो 25 था वो अमृत 2.0 चल रहा है। तो अगर इसका फुल फॉर्म देखे तो क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ देख सकते हैं अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत 2.0 है। तो ये मतलब क्या कवर करता है आपको, जो प्रोजेक्ट कवर करता है उसमें वो वाटर सप्लाई कवर करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड पार्क्स। तो वो आपको मतलब इसका मिशन का मतलब ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये लॉन्च आपको जो 2.0 हुआ था अमृत, ये 2021 में लॉन्च हुआ था ये टैप इसमें। लेकिन अगर जो नया एक मतलब एक एम बना या नया बोल सकते ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया गया, वो डिसाइड किया गया कि ये 2.0 जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एम्स कर रहा है कि मतलब टैप वाटर जो आपको सप्लाई सब हाउस होल्ड्स को, जितना भी घर है वहाँ पर सबको आपको टैप वाटर दिया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कुछ प्रोजेक्ट है जैसे रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अर्बन फ्लड मिटिगेशन, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। तो ये अमृत मिशन था, इसे आप ध्यान रखेंगे, महुआ मिनिस्ट्री के अंदर आपको अमृत मिशन काम करती है। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर जो PIB का जो इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर अमृत मिशन में, तो यहाँ देख सकते हैं आप जो अमृत मिशन है, तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जो 500 सिटीज़ एंड टाउन्स को मतलब कवर कर रहा था। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये मतलब मिशन फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेलेक्टेड सिटीज एंड टाउन, सेक्टर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सीवेज, सेप्टेज मूवमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स, नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब वहाँ पर आपको इसका मिशन मतलब जो अमृत था उसका ये मिशन का ऑब्जेक्टिव था आपको। तो ये मतलब मेनली इंपॉर्टेंट था। फिर अमृत पॉइंट देखें 2.0 जो शुरू हुआ आपको, ये 2.0 जो हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। ये आपको मतलब ये 2023 तक है, उसका 2.0 कब से होगा आपको 225-26 में आपको ये मतलब फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होगा। 5 ईयर्स का ये पीरियड है आपको 21 से 2025 तक। तो अमृत स्कीम ये अपना ध्यान रखना है कि मतलब क्या चीज़ है। तो ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर हम लोग नेक्स्ट पढ़ाएं यहाँ पर, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ाएं तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अगर इसमें देखें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक आप मतलब जो ऑब्जेक्टिव में प्रीलिम्स में या BPSC में किसी तरह का PCS एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको जो चल रहा होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इस साल का भी जो करंट जो अभी रिसेंटली जो आपको UPSC पेपर हुआ था PT का, तो उसमें देखोगे कि जो आपको बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको किसी भी एयरफील्ड मार्शल से या कैप्टन से या ब्रिगेडियर से, क्या पोस्ट होता है, क्या उसका डेफिनेशन है, या कौन सा एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज आपको चल रहा, तो वो कम से कम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये PT के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन एयरफोर्स है पर्सनल ये ट्रेनिंग आपको चल रहा, मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में बहुत सारे नेशंस आपको पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका नाम क्या है, पिच ब्लैक 24। तो अगर यहाँ पर हम लोग नाम देखें तो इसका नाम क्या है यहाँ पर
इसका नाम देखा था क्या है, पिच ब्लैक 24। ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में आपको कंडक्ट किया जा रहा था। ये क्या, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो इंडियन एयरफोर्स हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, पिच ब्लैक 24 दैट इज मिलिट्री नेशनल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज बीइंग हेल्ड ऑन कंडक्टेड ऑन होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको बताया जाए, जो बांग्लादेश में अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब अब बहुत ज़्यादा लाइफ का भी इसमें लॉस हुआ। आपको अभी बताया जाए 1992 के लगभग, मतलब जो मतलब पर्सनस है वो उसका डेथ हो गया, मतलब मौत हो गया आपको ये प्रोटेस्ट के दौरान। तो उस पर बताया गया कि जो मतलब एक बहुत ग्रेट नोबेल लॉरेट्स है यूनुस खान, तो मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा बताया गया कि इंडिया बांग्लादेश में क्या मतलब रिलेशंस होना चाहिए, क्यों इंडिया को मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस प्रोटेस्ट को हेल्प करना चाहिए। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, एक मतलब अवेयरनेस के लिए, एक मतलब आप क्या रिलेशंस होना चाहिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था, और बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल पेज की बात करें तो यहाँ पर बताया गया, ये इसमें कोई एडिटोरियल में कुछ खास नहीं, आप इसे मतलब पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो SC/ST कैटेगराइजेशन के हम लोगों ने बात की थी, उसमें क्या मतलब नेसेसरी है, क्या मतलब सब्सटेंटिव जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो एक इक्वलिटी होना चाहिए, सब्सटेंटिव इक्वलिटी। उसी के बारे में अभी आपको आर्टिकल बहुत सारे, मतलब जो लेखक है, बहुत सारे ऑथर्स है, वो आपको आर्टिकल रोज़ लिखते हैं कि कुछ ना कुछ कोई अपना डाटा वहाँ पुट करके। तो ये आपको उतना ज़रूरी नहीं है। मेन जो आपने एक्सप्लेन पेज में पढ़ा था SC/ST का, क्या वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली आर्टिकल्स पूछा जा रहा है, या मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ आप उसी मतलब एक्सप्लेन सीरीज से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसे आप मतलब कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए, या तेज थोड़ा सा उसमें अच्छा हो जाए। तो अगर यहाँ पर देख ले तो मतलब इसमें भी कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। क्लाउड बर्स्ट, अगर यहाँ पर 18th लोकसभा बोला जा रहा है कि सबसे एजिंग 18th लोकसभा है आपको, मतलब जो यहाँ पर जितने भी आपको रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो या MPs हो या जितने भी, तो वो क्या है, एजेड है। तो बताया जा रहा है कि यंगर जो पॉपुलेशन है उसका पार्टिसिपेशन कम हो गया, इससे मतलब यही आप मतलब इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। तो अगर एक्सप्लेन पेज की बात करें तो हम लोगों ने उस दिन मतलब जो SC जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था SC वर्डिक्ट, मतलब SC और ST के लिए जो वर्डिक्ट आया था, जो कैटेगराइजेशन फर्दर कैटेगराइजेशन किया जाए, चाहे वो क्रीमी लेयर में हो या नॉन क्रीमी लेयर हो, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, क्या उसका इम्प्लीकेशंस था, कौन सा रिपोर्ट था, कौन सा केसेस पहले सुप्रीम कोर्ट ने मतलब खारिज कर दिया था, फिर से अभी जो जजमेंट आया 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, तो उसमें क्या क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, वो हम लोग अच्छे देख लिया था। तभी एक है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होता है, ये आप लोग एक लाइन में समझ लें। जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी होता है उसमें यह बताया जाता है कि जैसे कोई भी मतलब अगर दो SC/ST का मतलब दो अगर मतलब कोई पर्सनस है, एक SC का है और एक दूसरा भी वो भी SC का, लेकिन अगर एक देखे तो इसमें क्या उसने रिजर्वेशन लेके अपना मतलब स्टेटस, जो सोशल स्टेटस होता है, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपको जॉब में हो, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उसमें मतलब उसका जॉब लग गया, वो मतलब एजुकेशन भी उस तरह से अटेंड कर लिया कि वो मतलब आगे अपना जनरेशन को सही कर सके, उसे आगे पढ़ा लिखा सके। एक दूसरा SC कम्युनिटी है, उसे अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, उसका एजुकेशनल स्टेटस जो बहुत बैकवर्ड है सोसाइटी में, जो सोशल स्टेटस जो मतलब जो सो कॉल्ड जो स्टेटस होता है वो मतलब वो भी कम है। तो उसके कारण क्या होता है, उसे कुछ रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाया, वो उस चीज़ को जानता भी नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें बताया कि जो कैटेगराइजेशन होता है फर्दर, उसमें यह है कि इसे मतलब फर्दर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, नो रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ किसी रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो ये मतलब कि इसी को सब्सटेंटिव इक्वालिटी कहते हैं। सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होता है, प्रिंसिपल दैट द लॉ मस्ट अकाउंट फॉर द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस्ड बाय द पर्सन और ग्रुप्स। तो बैकग्राउंड के हिसाब से हमें मतलब वहाँ पर जस्टिस देना, बैकग्राउंड के हिसाब से हमें वहाँ एफर्मेटिव एक्शंस लगाना है, रिजर्वेशंस देना, जिसके कारण क्या होगा, यह भी एक मतलब कि जो इक्वल प्लेइंग फील्ड पर आ जाए, जिससे कि यह भी एक अगर कम्पीट कर रहा है एग्जाम के लिए, ये भी किसी एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहा है, लेकिन अगर इसका स्टेटस बहुत बढ़िया है, इसका स्टेटस नहीं है, भले वो दोनों SC से है, तो क्या होगा, वो मतलब आपको इक्वल लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड सही नहीं है।
तो इसके कारण ये बताया कि इसे सब्सटेंशियल इक्वालिटी बोला जाता है कि मतलब आप उसे इक्वल प्लेइंग लेवल जो फील्ड है वहाँ पर लेकर आएँ। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो इतना ही इसमें, ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं आपको। ये हो गया। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ बताया गया। जो 5 स्पोर्ट्स आपको है वो ओलंपिक्स में आपको नहीं खेला जा रहा, मतलब नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस। एक लीप पिजन शूटिंग था, ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम था, लेकिन सही बात है इसे बंद कर भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो पिजन था, लाइव पिजन था, जो मतलब कबूतर, उसे उड़ा दिया जाता। अब बोला जाता था कि जो जितना नंबर ऑफ शूट करे, जितना नंबर ऑफ मतलब जो बंदूक से जितना कबूतर मार गिराएगा उसे उतना, मतलब उसी हिसाब से उसे मेडल दिया जाएगा। तो ये मतलब बोल सकते हैं एक मतलब एनिमल क्रुएल्टी, या मतलब बर्ड्स को आप मार रहे हैं। तो इसे फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ने, मतलब एक्टिविस्ट ने इसे बंद करवाया। लेकिन उसके बाद फिर ओलंपिक ने इसे क्या किया कि वो मतलब रेप्लिका बोल सकते हैं, या जो टेराकोटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब मिट्टी का बना के या किसी तरह खिलौना बना के उसे उड़ाते थे, और उसके स्पीड के हिसाब से उसे मतलब, तो वो धीरे धीरे अब बंद हो गया। फिर एक हॉट एयर बैलूनिंग था, इसे मतलब कि बैलून में आपको, जब पैराशूट हो गया बैलून वाला, उसमें बैठ के आपको ऊपर से फ़ोटो खींचना है। लेकिन यह कहीं और लैंड कर जाता था, तो फिर वहाँ का जो मतलब अलग अलग टेरिटरी में आप लैंड कर रहे, तो वहाँ जैसे रसिया में अगर लैंड कर गया तो वो फिर कस्टडी में लेके उसे, मतलब वो उस समय हुआ था 1900 के, उस समय जानते बहुत सारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, बहुत सारा देश किसी का अंडर कंट्रोल, तो ये सब धीरे धीरे बंद हो गया। फिर प्लंज फॉर द डिस्टेंस, तो रनिंग डियर शूटिंग, मतलब जो हिरन है उसे दौड़ा कर उसे मारना, उसका शिकार करना, वो भी एक गेम था। तो ये सब जो जितना क्रुएल्टी वाला इस टाइप गेम था वो सब क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। तो आपको जो एक्सप्लेन सीरीज पेज में था वो इतना ही आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर था। अगर हम वर्ल्ड पेज की बात करें तो वर्ल्ड में भी कुछ इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में एक चीज़ आप देख सकते हैं, फॉर अवेयरनेस के लिए आप पढ़ सकते हैं, जो ये मेनली आप सोशोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पूछा जाए तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या आज मतलब कम हो गया, रिलीजियस का जो सिग्निफिकेंस है धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे आज फंडामेंटलिज्म का केस देखते हैं, कम्युनलिज्म का भी कहीं कहीं जो केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया कि जो अमेरिका का यूथ है वो आप फेथ से तो मूव कर रहा है, चर्च से, लेकिन जो चर्च और जो मतलब जो चर्च का स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे पुराना हो गया, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि मॉल में कन्वर्ट हो रहा है, मॉल में या रेस्टोरेंट में। तो जो मतलब फेथ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा था। ये आपको यहाँ पर स्टोरी दिया गया कि किस तरह से रिपोर्ट किया गया, कि मतलब इस तरह का सर्वे किया गया कि किस तरह से मतलब फेथ और रिलीजन में क्या हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है, और वो चर्चेज जो मॉल में और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो रहा था। ये आपको यहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस अगर बताया जाए तो वहाँ आप ये एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में न्यूज़ आज मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आपको। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का अगर बात करें, जैसे कैट था आपको, CAT, कैट बॉन्ड्स। तो कैट क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स होता है। तो ये कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी डेट पेज द इश्यूअर व्हेन प्री डिफाइंड डिजास्टर रिस्क रियलाइज। मतलब जो अगर आप इशू करते हैं, बॉन्ड क्या होता है, जो कंपनी इशू करता है अपना मतलब फंड जमा करने, फंड रेज करने के लिए, जैसे आपको कंपनी को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्या करेगा वो बॉन्ड मार्केट में इशू करेगा। तो ये क्या होता है कि कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड होता है। इसे इसलिए इशू किया जाता है कि जब किसी तरह का कोई कैटास्ट्रॉफी आ जाए, जैसे डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक हो गया या भूकंप आ गया या किसी तरह का बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो उसमें क्या है कि आपको जो इंश्योरर है, जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको क्या करेगी, पैसा देगी, इंटरेस्ट पे करेगी या प्रिंसिपल देगी। तो उसी तो वो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड करते हैं। वो इंडिया में भी मतलब ये चीज़ का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन इंडिया में इसे बोला जा रहा है लागू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो यहाँ देख रहे हैं, जैसे वायनाड में अभी लैंडस्लाइड्स हो गया, तो बहुत सारी कंपनियाँ जो बंद हो जा रही है, या मतलब किसी तरह का अगर कहीं फ्लडेड आ गया कोई भी अगर एरिया में, या किसी तरह का भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत सारा एक मतलब चाहे वो घर हो गया, बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उसे मतलब जो नुकसान पहुंचता है, जो मतलब लॉस होता है, उसे मतलब पे करे। तो ये मतलब विदेश में अगर देखेंगे, जो मतलब खासकर आइलैंड कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज़ है, जहाँ पर इस तरह के सुनामी हो गया या मतलब हरिकेन्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो प्रोन रीजन है, वहाँ पर इस तरह का बॉन्ड आपको मतलब कंपनी आपको बॉन्ड रिलीज करती है। तो इस ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अगर हम कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड की अगर और अच्छे से यहाँ देखें तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड इज ए हाई यील्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिजाइंड, हाई यील्ड होता है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न आपको मिलेगा, दैट इज डिजाइन टू रेज मनी फॉर द कंपनीज इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द इवेंट ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड अलाउज द इशूअर, जो इशू करता है, टू रिसीव फंडिंग फ्रॉम द बॉन्ड ओनली इफ स्पेसिफिक कंडीशन सच एन अर्थक्वेक और टर्नेडो। तो ऐसा नहीं कि आपको वो रिलीज करते हुए मिल जाएगा, लेकिन वो आप जब रिलीज कर रहे हैं बॉन्ड, तो वो तभी मिलेगा जब किसी तरह का अर्थक्वेक आ गया, टोर्नाडो आ गया, हुरिकेन्स आ गया। तो ये बॉन्ड एक्टिविटी क्या करता है, उसे मतलब
आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसका जो मैच्योरिटी होता है वो शॉर्ट डेट होता है, 3 to 5 ईयर्स होता है। प्राइमरी इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी हेज फंड्स हो गया, पेंशन फंडर्स हो गया, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये सब क्या करता है, इसमें इन्वेस्ट करता है। देख सकते हैं कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनी टू ट्रांसफर रिस्क टू इन्वेस्टर्स। तो ये आपको रिस्क तो इन्वेस्टर पर ट्रांसफर कर देता है। तो ये कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड था। और हम लोग यहाँ पर उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग जानते हैं क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो मतलब अभी तो मीटिंग होने वाला है, तो मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट, तो ये हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपको इसमें पॉइंट। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016 टू प्रोवाइड फॉर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी 2016 में क्या क्या अमेंड करके फाइनेंस एक्ट को अमेंड करके बनाया गया, इसे स्टैट्यूटरी का रिकॉग्निशन दिलाया गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हमें, ये आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप स्टैट्यूटरी बॉडी या जानते हैं कि जो मतलब एटलीस्ट बोला जा रहा है कि मतलब एक्ट के हिसाब से कम आपको 4 मीटिंग रखना, हर एक 3 महीना पर क्या करना है, यहाँ पे एक मीटिंग रखना। मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल बी हेल्ड एटलीस्ट 4 times a year एंड इट शॉल बी पब्लिश डिसीजन आफ्टर सच मीटिंग। अगर आरबीआई चाहे तो वो गवर्नर चाहे तो उस मीटिंग को ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको साल भर में 4 बार ये मीटिंग रखना, ये आपको ध्यान रखना पॉइंट। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से 2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, आरबीआई एक्ट के थ्रू बना हुआ है। ये 4 टाइम्स आपको कम से कम मतलब इसे मीटिंग रखना है। तो मतलब अगर यहाँ पर देखें तो कमेटी में मेंबर कितने, 6 मेंबर होते हैं, वो आप लोग ने पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसमें। तो अगर इन्फ्लेशन टारगेट की यहाँ बात करें तो कितना होता है इन्फ्लेशन टारगेट, 4 प्लस माइनस क्या होता है, 2 होता है। तो 4% इन्फ्लेशन टारगेट हो गया, अपर टॉलरेंस 6% हो गया, लोअर टॉलरेंस 2% होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो जो प्रोविजंस होता है आरबीआई एक्ट के द्वारा, उसके द्वारा तहत क्या होता है, 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं। जो 3 मेंबर्स आपको होते हैं आरबीआई का होता है, 3 मेंबर्स क्या होते हैं, वो अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट यहाँ पर कर रहा है अगर 3 मतलब पर्सनस को, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी एमपीज़ को, किसी भी मतलब कि जो लेजिस्लेचर में है या किसी भी बोर्ड्स मेंबर्स का मेंबर है या कहीं भी, तो उसे आप अपॉइंट नहीं कर सकते। यहाँ उसे ही अपॉइंट कर सकते हैं जो कि मतलब चाहे उसे नॉलेज हो किसी बैंकिंग रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, उसे ही आप अपॉइंट करते हो। किसी तरह का जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया। जैसे आप देख सकते हैं तो कौन है आपको, गवर्नर ऑफ द बैंक हो गया जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, फिर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बैंक हो गया इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर आपको एक मतलब जो पर्सन नॉमिनेट किया जा रहा है वो आपको मतलब जो मेंबर एक्स ऑफिशियो के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है, और जो 3 पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है। और ये 3 पर्सन आप देख सकते हैं कौन कौन, प्रोफेसर हो गए, डायरेक्टर हो गए। सब क्या है कि आपको जो मतलब पार्लियामेंट के कोई मेंबर नहीं है, बोर्ड के कोई मेंबर नहीं, तो ये सब क्या है, प्रोफेसर हैं आपको। तो ये आपको यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम लोगों ने बात की। अगर इसके बाद और कुछ देखें मॉनेटरी पॉलिसी में, तो 4 ईयर्स में मतलब कि जो ये जो 3 मेंबर है ये 4 ईयर्स में आपको क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। 4 ईयर्स में रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट फिर से नहीं आ सकते इसमें। अगर 4 साल इनका जो मतलब यहाँ कार्यकाल हुआ 4 साल रहे इसमें, और 4 साल के बाद ये फर्दर नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब नो फर्दर अपॉइंटमेंट, नो फर्दर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट किसी तरह का नहीं होता है इसमें। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और हम लोग नेक्स्ट इसमें और देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो ये बोला जा रहा है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की और बात करें तो यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सेंट्रल बैंक इन इंडिया रिजर्व बैंक हेडेड बाय इट्स गवर्नर, ये हम लोग देख लिया। बेंचमार्क ये क्या करता है, आपको रेपो रेट डिसाइड करता है। रेपो रेट से क्या होता है, इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड होता है, उससे स्टेबिलिटी जो ग्रोथ है वो डिसाइड होता है। तो टारगेट लेवल जो डिसाइड होता है वो है हमको। तो ये आपको जो बना गया ये आपको डिफाइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में। ये क्या होता है कि मतलब एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा आपको कि मतलब यहाँ या आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया या मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत बनाया गया उसी तहत। तो नहीं, ये जो बनाया गया है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आपको बनाया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये अगर बैकग्राउंड तो उतना इसमें जाना नहीं कि कब ये मतलब आपको
लॉन्च हुआ, क्या हुआ, ये इतना ही याद रखना है कि मतलब इसमें कौन कौन से मेंबर है क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देख लिया, 6 मेंबर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन से आरबीआई बोर्ड मेंबर हो गया, 3 मेंबर्स आपको जो गवर्नमेंट से एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय करता है उसे, डिप्लॉय करता है उसमें, तो वो हो गया। तो यहाँ देखते हैं एमपी डेज, जैसे मेजोरिटी वोट, जो मेजोरिटी वोट अगर मतलब टाई हो जाता है उसमें, तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट पावर होता है आपको, लेकिन जो डिसीजन होता है कमेटी का वो बाइंडिंग होता है आरबीआई में, ये आपको ध्यान रखना। तो अगर मीटिंग हो गया कोरम, तो कोरम क्या होगा, कम से कम आपको 4 मेंबर होना चाहिए, 6 में से 4 मेंबर आपको, तब ये जाकर वो आपको मीटिंग आपको आगे जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया था, तो इतना हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये इतना ही इंपॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में। आइडिया एक्सचेंज इस इंटरव्यू है, ये आप इसे पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरव्यू है ये। फिर इंडिया फोर्टिफाइड विद आयरन एंड स्टील, तो ये मतलब अभी बोला गया है कि मतलब सेमीफाइनल में आपको इंडियन हॉकी टीम जो आपको पहुंची है। अगर देखें तो जो लक्ष्य सेन था, आपको जो बैडमिंटन के जो खिलाड़ी थे वो आपको नहीं गोल ला पाए, मतलब फाइनल में पहुंच के वो मतलब नहीं जीत पाए, बट तो उसी तरह का मतलब दिया गया है। तो देख सकते हैं इंडिया का जो अभी गोल देख रहे हैं, इंडिया अभी मात्र 3 ही मतलब जो मेडल आपको जीती है, जिसमें कि 3 भी आपको ब्रॉन्ज मेडल है। तो देख सकते हैं चाइना का मेडल कितना, सबसे ज़्यादा जो मेडल आपको अभी यूएसए का 69। तो ये मतलब क्या लो पॉपुलेशन कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब जो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो एजुकेशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा जीएसटी का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ कि मेडल का संख्या ही आपको यहाँ बता दे रहा है कि किस तरह का मेंटलिटी होगा यहाँ पर्सन्स का, किस तरह का आपको प्रिपरेशन होगा, अवेलेबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है स्पोर्ट्स में, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं इंडिया अभी 3 के 3 ही मेडल पर अभी आपको यहाँ पर लेकर आई। तो ये आपको इंडियन एक्सप्रेस का जो मेन न्यूज़ था यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो ये आप लोग स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए से पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा न्यूज़ था वो इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।